देखिए, हम जजमेंट लिखना सीख रहे थे कि भाई जजमेंट किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखो, जजमेंट लिखने से पहले आपको प्रोसीजर लो पर अगर कमांड है तो ही आपका जजमेंट राइटिंग का पोर्शन अच्छा हो। अगर आपको प्रोसीजर लो पर कमांड नहीं है तो जजमेंट राइटिंग में दिक्कत आए। और इसका जो प्रोसीजर लो है, भाई इसमें जो प्रोसीजर लो आएगा उसी लो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं सीआरपीसी के। प्रोसीजर लॉ से जो क्वेश्चन पूछेंगे, जो जजमेंट में पोर्शन यूज हो रहा है, वो ही करीब करीब प्रैक्टिकली यूज हो। तो इसलिए आपको प्रैक्टिकल पोर्शन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसके दो फायदे होंगे, आपका एक तो बेस्ट जजमेंट राइटिंग लिख पाओगे और दूसरा बेस्ट आंसर दे सकोगे प्रॉब्लम बेटिक जजमेंट। या प्रॉब्लम किसी भी बात के लिए अगर आपको प्रॉब्लम बना करके पूछते हैं तो उसमें भी आपको बड़ा काम आएगा। तो देखिए, हम जजमेंट सीख रहे थे और मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर लॉ का हर पार्ट आपके जजमेंट में यूज होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है हम पहले ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई इस जजमेंट का, वो जो कोर्ट का, यानी जो हमारी प्रोसीजर लॉ है, सीआरपीसी है, बीएनएसएस है, उसके पोर्शन कहाँ कहाँ यूज आ रहे हैं। तो देखो, हमने जजमेंट लिखना सीखा, स्टार्टिंग हमने की। स्टार्टिंग में देखो, हमने सबसे पहले हम जजमेंट का हेड की बात कर रहे हैं कि जजमेंट के हेड में क्या क्या आता है। ठीक। तो जजमेंट के हेड में सबसे पहले आपने देखा नेम ऑफ द कोर्ट, फर्स्ट, यानी कोर्ट का नाम। जो दूसरा था, नेम ऑफ द पीओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम। फिर दूसरा क्या था? प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम। तीसरा, केस नंबर। चौथा, सीआईएस नंबर। मैंडेटरी नहीं है लेकिन डालोगे तो एग्जामिनर पर इफेक्ट डाले। फिर चौथा, केस का, पांचवा केस का टाइटल। टाइटल ऑफ द केस, ऑफ द केस। अगर आपको 138 का केस लिखवाता है तो स्टेट उसमें पार्टी नहीं, कंप्लेनेंट और अक्यूज। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए डिफेमेशन का करवाता है तो आ रही बात समझ में? तो टाइटल ऑफ द केस, केस का टाइटल। फिर छठा, कि ऑफेंस अंडर, कि किस सेक्शन का अपराध फाइंड आउट हो रहा है। किस सेक्शन का अपराध फाइंड आउट हो रहा है, ध्यान रखना। ये जो सेक्शन लिखते हैं हम, ऑफेंस अंडर सेक्शन, ये चार्ज वाले होंगे, न कि जजमेंट वाले। चार्ज वाले होंगे, जजमेंट वो देखो, चार्ज वाले होंगे न कि जजमेंट वाले। फिर उसके बाद में, यहां तक लिखने के बाद में काउंसिल के नाम आते हैं। फिर आप स्टार्टिंग करते हो जजमेंट, और फिर उसके साइड में डेट। यानी ये आपका हेड पार्ट है हर चार्ज का, हर जजमेंट का। ये आपको हर जजमेंट में लिखना होगा। हाँ,
वो सामने वाले के नहीं मांग रहे, आए हैं क्या? फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट है, जजमेंट के बाद में, फिर उसके बाद में हम तथ्य के बारे में लिखते हैं संक्षिप्त। देखो, सेशन ट्रायल केसेज है तो कमिट होकर के आता है, तो वो केस आया कैसे, वहां से स्टार्टिंग होती है। मजिस्ट्रेट है तो चार्जशीट पेश होने से आएगा। और अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए पिछली बार आया था, एक 16 साल के बच्चे का आया था पोस्को एक्ट के अंतर्गत, जी जी, है ना? तो उसकी ट्रायल कहाँ से आएगी? वे सेक्शन 15 में जांच होगी, और 18 के 3 के अंतर्गत उसके आदेश से फिर आएगी। तो उसका सोर्स बताना पड़ेगा कहां से आएगी। तो कोर्ट में वो मामला किस सोर्स से आया, ये पहला पॉइंट होगा, उसका सोर्स या स्रोत बताना। ठीक। फिर उसमें, ये फर्स्ट पॉइंट के पॉइंट है कि पहला मामला कोर्ट में कैसे आया, उसका सोर्स। फिर उस मामले के संक्षिप्त में तथ्य, जिसमें उसकी कंप्लेंट, कंप्लेंट के साथ में एफआईआर कैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, एफआईआर का रजिस्ट्रेशन, कि उस एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ। फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद में इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद में रिजल्ट, इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट, ये बताते हुए आपको कंप्लीट करना। तो फर्स्ट पॉइंट में आपकी ये सारी बातें आएंगी जो हमने कल प्रैक्टिकली लिखी, हमारे जजमेंट में हमने ये बात लिखी। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट आता है, वो आता है चार्ज का, कि अक्यूज पर चार्ज बहस सुनी, दोनों पक्षों की, चार्ज प्राइमा फेसी का अपराध पाए जाने पर चार्ज मेड आउट किया, फ्रेम किया, और फ्रेम करने के बाद में अक्यूज ने चार्ज को अस्वीकार करके अन्वेषण चाहिए। तो सेकंड पॉइंट पे किसकी बात करेंगे हम? चार्ज फ्रेमिंग की बात करें। फिर चार्ज फ्रेमिंग के बाद में तीसरा पॉइंट आता है इसमें इश्यू का। तीसरा पॉइंट किसका आता है? इश्यू का, यानी फैक्ट इन इश्यू। और क्रिमिनल केस में दो फैक्ट इन इश्यू होते हैं। पहला इश्यू बनेगा आपका ऑफेंस का, और दूसरा बनेगा पनिशमेंट का। पहला बनेगा ऑफेंस का, अपराध का, और दूसरा बनेगा पनिशमेंट। दो इश्यू बनते हैं, ये हमने कल देखा था। फिर उसके बाद में चौथे पॉइंट पे बात आती है ट्रायल की। चौथे पॉइंट पे हम बात करते हैं किसकी? ट्रायल की। और ट्रायल में हम ये बताते हैं कि जो ये इश्यू है, इस इश्यू पर प्रोसिक्यूशन ने क्या एविडेंस पेश किया, और अक्यूज ने क्या एविडेंस किया। हम बात करते हैं इसके बाद में एविडेंस की। इसमें हम बात करते हैं किसकी? एविडेंस की, कि किस प्रकार से एविडेंस। एविडेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोसिक्यूशन एविडेंस, कि प्रोसिक्यूशन ने उस इश्यू पर क्या एविडेंस दी। प्रोसिक्यूशन ने उस इश्यू पर क्या एविडेंस। दूसरा जो पॉइंट होता है, वो होता है एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज, सेक्शन, अंडर सेक्शन 313 से। फिर उसके बाद में तीसरा आता है डिफेंस में एविडेंस।
नेक्स्ट आता है डिफेंस में क्या एविडेंस कोर्ट में पेश। ज्यादातर जजमेंट में डिफेंस की एविडेंस को नहीं लिखते, क्योंकि डिफेंस की एविडेंस लिखने से बड़ा हो जाता है। उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट आता है वो आता है साक्ष्य का विवेचन, एनालिटिक डिस्कशन ऑफ एविडेंस। कि एविडेंस का हम विवेचन कर, साक्ष्य का विवेचन। और एक जजमेंट का ओबिटर डिटेक्टा होता है, वो पार्ट होता है जिसमें साक्ष्य को डिस्कस किया जाता है, जिसके आधार पर जजमेंट का निर्णय निकला जाता है। ठीक। इसमें पांचवें पॉइंट को उसी बिंदु पर हम लिखते हैं, पांचवें पॉइंट को, जहां से हमने चौथे पॉइंट तक हो गया था हमारा। फिर उसके बाद में अपन ने लिखा ना कि डिफेंस में कोई अक्यूज ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। ये यहां तक आ गया, कहां तक, ये तीनों बातें आ गई कि प्रोसिक्यूशन ने ये पेश किया। क्या कुछ पूछना है हेमंत? सर 313 के साथ नया सेक्शन भी लिखना पड़ेगा क्या? 313 के साथ बेटा? नया सेक्शन लिखना पड़ेगा क्या? 351 नहीं स्लैश नहीं बेटा, करके। 313 की एग्जामिनेशन ये जजमेंट का पार्ट है, हमने लिखा जी सर। है ना। जी सर। हम केवल ये देख रहे हैं कि सीआरपीसी का कौन सा पोर्शन जजमेंट में लिखा जाता है प्रैक्टिकली, क्योंकि वो चीजें नहीं छूटनी चाहिए। क्योंकि जजमेंट आपको सीखने के बाद में जजमेंट को केवल 15 मिनट में आपको कॉपी में लिखना है। आ रही मेरी बात समझ? आपके पास में दो जजमेंट लिखने होते हैं, आधे घंटे का टाइम होता है मैक्सिमम, फिर पेपर भी पूरा करना पड़ता है। 2.5 घंटे में आपको बाकी पोर्शन भी पूरा करना। तो एमपी की तरह तो है नहीं आपके यहाँ पर कि भाई आपको पूरे के पूरे 3 घंटे मिल रहे हैं, जिसमें 2 घंटे तक आप जजमेंट करो और एक एक घंटे में बिल्कुल बढ़िया आप जजमेंट करो। बात यह है कि हमें जजमेंट भी लिखना है और जजमेंट में कोई बात छूटनी भी नहीं है, और वो जजमेंट 15 मिनट में भी लिख जाए, हमारा टाइम भी। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जजमेंट का ये पोर्शन जजमेंट में यूज होते हैं, इनको हम डालते हैं। तो ये दिमाग में रहेगा, तो हम जजमेंट को छोटा भी करेंगे तो ये रहेगा कि ये पॉइंट से छूट नहीं रहे हमारे। समझिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट था साक्ष्य के विवेचन की बात कर रहे थे कि साक्ष्य का विवेचन किस प्रकार से। तो इसमें नेक्स्ट पांचवें पॉइंट में हम लिखते हैं कि अभियोजन की ओर से पहला गवाह PW1 परिवादी वाई था, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा कि जिसने अपनी चीफ एग्जामिनेशन में कहा कि दिनांक, समय, स्थान पर वह अपनी मोटरसाइकिल नंबर को खड़ी करके गया था और समय पर वापस आया, वापस आया तो उसे
वहां मोटरसाइकिल नहीं मिली जिसे अज्ञात चोर चुरा कर ले गया। जिसकी उसने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो एग्जिबिट P1 है। रिपोर्ट जो क्या है, एग्जिबिट P1 है। पुलिस ने घटना स्थल का उसकी निशानदेही पर विटनेसेस के प्रेजेंस में, गवाहों की उपस्थिति में नक्शा मौका बनाया था, जो एग्जिबिट P2 है। फिर उसके बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन का एनालिसिस लिखा जाता है कि गवाह ने ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन यानी जिरह के दौरान स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त एक्स को बाइक या मोटरसाइकिल चोरी करते हुए नहीं देखा, कि उसने ये एडमिट किया कि उसने अक्यूज को चोरी करते हुए नहीं देखा। ये पहले गवाह के साक्ष्य का विवेचन है। अब आप ये कहोगे कि साहब ये एग्जिबिट कैसे डलते हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। तो अभी तो केवल इतना समझ लो कि कौन से पोर्शन को कहाँ कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में सीख, है ना। तो ये पहले गवाह के साक्ष्य का है। फिर उसके बाद में दूसरा, इसी का पॉइंट, फिर पैरा चेंज करके लिखना है कि अभियोजन का दूसरा गवाह PW2 Z है, जिसने अपने बयानों में कथन किया कि पुलिस ने दिनांक, समय, स्थान पर अभियुक्त एक्स को गिरफ्तार किया था और अरेस्ट मीमो यानी फर्द गिरफ्तारी एग्जिबिट P3 बनाई थी। तथा अभियुक्त के कब्जे से
मोटरसाइकिल नंबर को जब्त या सीज किया था, जब्त किया था और फर्द जब्ती मोटरसाइकिल एग्जिबिट P4 बनाई थी। ये दूसरा गवाह का विवेचन हो। ठीक। फिर उसके बाद में ये हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो कि अभियोजन का तीसरा गवाह PW3A अनुसंधान अधिकारी है, जिसने अपने बयानों में कथन किया कि दिनांक को वह पुलिस थाना में SI के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा संख्या या FIR नंबर का अनुसंधान उससे प्राप्त हुआ। दौरान अनुसंधान उसने परिवादी Y के तथा गवाह A और B के धारा 161 CRPC के कथन लेखबद्ध किए। 161 CRPC के कथन लेखबद्ध किए। घटनास्थल पर गया और घटनास्थल का नक्शा मौका एग्जिबिट P2 बनाया तथा अभियुक्त X को गिरफ्तार किया और फर्द गिरफ्तारी एग्जिबिट P3 बनाई तथा अभियुक्त से प्रकरण में वांछित मोटरसाइकिल प्रकरण में वांछित मोटरसाइकिल जब्त की और फर्द जब्ती एग्जिबिट P4 बनाई।
घटना स्थल, सॉरी, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका एग्जिबिट P5 बनाया। अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 379 आईपीसी का बखूबी प्रमाणित पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश। ये तो चीफ एग्जामिनेशन हो, चार्जशीट न्यायालय में पेश। ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरह में ऐसी कोई बात नहीं आई जो अनुसंधान को दूषित करती हो। जिरह में ऐसी कोई बात नहीं आई जो अनुसंधान को दूषित करती हो। तो इस प्रकार से आपके सभी गवाहों का वो होता है, एनालिसिस होता है कि कौन से गवाह ने क्या बात बोली है। सभी गवाहों का एनालिसिस किया जाता है। हमने जैसे 3 गवाहों के साक्ष्य का क्या किया है, अवलोकन किया। इस प्रकार से गवाहों के बयानों का अवलोकन किया जाता है, जिसे बोलते हैं साक्ष्य का विवेचन। यानी ये ग्राउंड तैयार करता है एक जजमेंट का। ठीक। फिर जब साक्ष्य का विवेचन हो जाता है तो यानी 5वां पॉइंट किसका आ गया, साक्ष्य का विवेचन, एनालिसिस करना होता है आपको इसके ऊपर। ठीक। ये देखिए, आपका पहला हो गया हेड। हेड के ये कंटेंट्स हो गए। दूसरा हो गया निर्णय लिखने के बाद में, पहले पॉइंट में सोर्स, दूसरे पॉइंट में चार्ज, तीसरे में इशू। इशू दो थे, ऑफेंस का और पनिशमेंट का। फिर ट्रायल, ट्रायल में कौन कौन से एविडेंस है उसके बारे में। और फिर जो हम साक्ष्य का विवेचन करते हैं 5वें पॉइंट में, हमने 3 गवाहों के साक्ष्य का विवेचन किया है जो महत्वपूर्ण थे। एक ये हो गया, एक आई विटनेस हो गया, और एक हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इनके साक्ष्य का हमने क्या किया है, विवेचन किया। हाँ भाई सर, नमस्ते। हाँ।
तो ये जो पोर्शन हो गया, पांचवा पॉइंट होता है वो साक्ष्य के विवेचन का होता है। साक्ष्य कंप्लीट हो गए, ट्रायल हो गई। ट्रायल के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, उसको बोलते हैं हम फाइनल आर्गुमेंट। और फाइनल आर्गुमेंट का मतलब होता है कि प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूव करना होता है और अक्यूज को उसमें डाउट क्रिएट करना होता है। ठीक। तो फिर उसके बाद में जो लास्ट अब लिखा जाएगा वो क्या लिखी जाएगी, बहस लिखी जाएगी। क्या लिखा जाएगा, बहस। फिर नेक्स्ट पॉइंट यानी 6 नंबर का पॉइंट, अभियोजन और अभियुक्त की बहस सुनी। ठीक है, फाइनल आर्गुमेंट सुना। अभियोजन ने निवेदन किया कि प्रकरण में परिवादी वाई की मोटरसाइकिल नंबर की चोरी हुई थी और वह मोटरसाइकिल अभियुक्त एक्स के कब्जे से प्राप्त हुई। वह अभियुक्त एक्स के कब्जे से प्राप्त हुई, जिसे गवाह PW1 व PW2 PW4 के बयानों से साबित होती है। अतः अभियुक्त का सॉरी जिसे PW2 और सॉरी जिसकी संपुष्टि कोरोबरेशन गवाह PW2 और 4 के बयानों से होती है। अतः अभियुक्त के विरुद्ध अतः अभियुक्त के विरुद्ध धारा 379 IPC में चोरी का अपराध संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोष सिद्ध कर उचित दंडादेश की कृपा करें। उचित दंडादेश देने की कृपा करें। या कृपा करें नहीं लिखना चाहते तो निवेदन पहले हो गया, दंडादेश देवे। जबकि अधिवक्ता
अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त ने अपराध किया है, इसका कोई चश्मदीद गवाह, चोरी, अभियुक्त ने चोरी का अपराध किया है, इसका कोई चश्मदीद या डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, तथा जब्ती के गवाह पुलिस स्वयं है, कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, मामला मिथ्या है और अभियुक्त को झूठा फंसाया जा रहा है। अतः अभियुक्त को दोष सिद्ध कर दंडादेश, सॉरी सॉरी, अतः अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाए, अतः अभियुक्त को दोष मुक्त। ये फाइनल आर्गुमेंट कि प्रोसिक्यूशन को अपना मामला बियॉन्ड डाउट प्रूफ करना होता है, और इससे डाउट क्रिएट करना होता है। फाइनल आर्गुमेंट के बाद में जो सातवां पॉइंट होता है वो होता है कन्विक्शन या एक्विटल का। जो सातवां पॉइंट होता है वो होता है कन्विक्शन का या एक्विटल का। सातवें पॉइंट में कोर्ट लिखता है कि मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया, मैंने दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया। अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित है, क्योंकि चोरी हुई मोटरसाइकिल नंबर परिवादी वाई के कब्जे में थी, जबकि वह मोटरसाइकिल पुलिस ने अभियुक्त एक्स के कब्जे से जब्त की थी, जिसे PW1 व PW4 के बयानों से संपुष्टि कोरोबरेशन होता है, जिसकी संपुष्टि इन गवाहों के बयानों से होती है।
और अभियुक्त ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जो अनुसंधान को त्रुटिपूर्ण बनाता हो। अतः अभियुक्त एक्स को धारा 379 आईपीसी में चोरी के अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर दोष सिद्ध किया जाता है। ठीक। फिर उसके बाद में ये कन्विक्शन हो गया, हस्ताक्षर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। फिर उसके बाद में दंड के बिंदु पर सुना जाता है ना। तो या तो आप पीओ का लाभ देकर के फ्री कर दो, या कन्विक्शन करते के बाद में दंडादेश देते हो तो दंडादेश। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखा जाता है सेंटेंस ऑर्डर या दंडादेश, या इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप लिख दो ऑर्डर। ठीक। ऑर्डर में लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट में कि दंड के बिंदु पर के बिंदु पर अभियोजन चोरी दंड अभियोजन और अभियुक्त को दंड के बिंदु पर सुना जाए। अधिवक्ता अभियुक्त ने अधिवक्ता अभियुक्त ने निवेदन किया कि अभियुक्त का प्रथम अपराध है तथा अभियुक्त एक नवयुवक है, अतः अभियुक्त को प्रोबेशन या प्रवीक्षा अधिनियम पीओ का लाभ दिया जाना चाहिए। पीओ का लाभ दिया जाना चाहिए। जबकि
अभियोजन अधिकारी ने निवेदन किया कि अभियुक्त का अपराध गंभीर किस्म का है, अतः अभियुक्त को अभियुक्त को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। अतः अभियुक्त को कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को पीओ का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अतः अभियुक्त को धारा 379 आईपीसी में 3 वर्ष का या 2 वर्ष का 2 वर्ष का सादा कारावास व 2,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया जाता है। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह का सादा कारावास अतिरिक्त होगा। 3 माह का सादा कारावास अतिरिक्त होगा। अभियुक्त के पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त का सेंटेंस वारंट या सजा वारंट तैयार किया जाए। तथा प्रकरण में जब्त मोटरसाइकिल को अपील की परिसीमा के पश्चात की अवधि के पश्चात परिवादी वाई को दे दी जावे। हस्ताक्षर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग। और इस तरफ गोल मोड़ लगती है, इस कोने में मोहर।
और फिर पैरा चेंज करके लिखा जाता है कि आज दिनांक को यह निर्णय खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया और मेरे द्वारा हस्ताक्षर किया गया। फिर वही हस्ताक्षर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, और यहाँ पर भी वही मोहर लग। इस प्रकार से देखो, आपका चार्ज फ्रेमिंग भी होता है और आपका जजमेंट भी लिखा जाता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे पास में है, जजमेंट राइटिंग सीखना भी है और उसे 15 मिनट में लिखना भी है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे जजमेंट के सारे पार्टों को, पहले प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम चार्ज फ्रेमिंग और जजमेंट को सीखेंगे, बड़ा भी सीखेंगे, और फिर उसके बाद में हम उसे 15 मिनट में कैसे लिखना है ये भी सीखेंगे। ये हमारे जजमेंट का सबसे बड़ा, अब तो कहने का मतलब हमारी जो ये क्लास हुई, ये क्लास केवल सर आवाज नहीं आ रही। हमारे जजमेंट में साक्ष्य का एनालिसिस हो गया, और साक्ष्य का एनालिसिस होने के बाद में नेक्स्ट आ गई आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के बाद किस चीज आ गई, कन्विक्शन या एक्विटल। उसके बाद में दंडादेश। दंडादेश में हम सजा देंगे, सजा के बाद में प्रॉपर्टी का डिस्पोजल करेंगे, सजा वारंट तैयार करेंगे, जजमेंट की एक कॉपी एक्यूज को दिलवाएंगे अगर सजा का है तो, और उसके बाद में हस्ताक्षर और न्यायालय खुले न्यायालय में सुनाएंगे। हमने इस दौरान ये जो कि भाई कौन सी चीजें हमें पढ़नी है और कौन सी चीजें सीखनी है, तो ये हमने एक डिस्कशन किया था हमारी ये जो 2-3 दिन की क्लास हुई उसमें। इसके बाद में कि जो जो पोर्शन इसका यूज हो रहा है वही प्रैक्टिकल पोर्शन हो। भाई जजमेंट में जो हम सीखेंगे वही करीब करीब प्रैक्टिकल पोर्शन होता है, वहीं से प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो हम उसको दोनों हिसाब से थ्योरी और प्रैक्टिकल भी पढ़ लेंगे, उनका जजमेंट में यूज भी सीख लेंगे, पहले पूरा जजमेंट भी सीख लेंगे, और उसके बाद में उस जजमेंट को 15 मिनट में कैसे लिखना है, कौन सा पोर्शन हम छोड़ सकते हैं और कौन से पोर्शन को लिखेंगे जिससे 15 मिनट में हमारा जजमेंट कंप्लीट हो जाए। हमारी मेन लास्ट टारगेट यही है कि 15 मिनट में इस जजमेंट को कंप्लीट कर सर और आपकी कॉपी में हो जाए। हेलो। ये सबसे बड़ा, ठीक है। बाकी फिर हम
मंडे को। सर हाँ। सर ये एग्जिबिट जो आपने बताए थे ना,